Hello everyone, this is Vaibhav Bhatia and today my topic is tennis elbow. टेनिस एल्बो नॉर्मली टेनिस प्लेयर्स में देखने को मिलता है और ये लेटरल साइड में एल्बो के लेटरल साइड में ज़्यादातर होता है। So I will present this topic tennis elbow. So टेनिस एल्बो जैसा कि हम जानते हैं टेनिस एल्बो को तीन नामों से जाना जाता है। लेटरल एपिकॉन्डाइल्जिया, लेटरल एपिकॉन्डाइलोसिस एंड लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। ये तीनों नाम इसके लेटरल पर है कि ये लेटरल साइड में ज़्यादातर पाया जाता है। और जब भी आइटिस आता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इस नेम से अपन इतना जान चुके हैं कि ये लेटरल साइड में होता है, एपिकॉन्डाइल पे पाया जाता है ये, और आइटिस यानी लेटरल एपिकॉन्डाइल का ये इन्फ्लामेशन है जिसको अपन टेनिस एल्बो कहते हैं। आगे हम देखते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो इज एन inflammation of the tendons that join the forearm muscle on the outside of the elbow। जैसा कि इस नेम से अपन को पता चल पा रहा है वही चीज इसमें बताई गई है। आउटसाइड एल्बो, एल्बो के आउटसाइड पे पाया जाता है लेटरल साइड में। The forearm muscles and tendons become damaged from overuse। ये अधिकतर ओवरयूज के कारण पाया जाता है। ये जैसा कि टेनिस से इंजरी है तो टेनिस में अपना जो एल्बो का जो मूवमेंट है वो अधिकतर होता है, इसलिए ओवरयूज मसल्स के ओवरयूज मसल होने के कारण ये पाया जाता है। ये जनरली पाया जाता है ईसीबी मसल के इंजर होने के कारण और ज़्यादातर यूज होने के कारण एक्सटेंसर कार्टिलेजियस मसल की वीकनेस के कारण ये पाया जाता है या फिर ओवर यूज के कारण ये पाया जाता है। जब भी हम एल्बो का रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं तो ये टेनिस एल्बो होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें पेन होगा अपना ईसीबी टेंडन पे और टेंडरनेस जोन होगी अपनी आउटसाइड ऑफ द एल्बो की। एल्बो के आउटसाइड में अपनी टेंडरनेस दिखेगी और ईसीबी में अपना पेन होगा। सो हम आगे चलते हैं। टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो lateral epicondylitis is a painful condition of the elbow caused by overuse। जैसा कि हमने पहले ही बताया ओवरयूज के कारण ये होती है। Not surprisingly, playing tennis or other racket sports can cause this condition। जिन भी स्पोर्ट्स में एल्बो का अपना मूवमेंट ज़्यादा होगा उसमें ये चांसेस होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, टेनिस एल्बो होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। नॉर्मल है, अगर एक ही मसल का अपन ज़्यादातर मूवमेंट करेंगे, टेनिस में अपनी जो मसल्स होती है अधिकतर इस पोजीशन में अपनी रहता है जब अपना हाथ होता है, जब भी अपन खेलने को चाहते हैं तो इस कारण से ये इसमें ज़्यादा दिखता है। और बाकी हो गया बेसबॉल, बेसबॉल में अपना जो नॉर्मल होता है अपन यूँ पकड़ के रखते हैं। गोल्फ हो गया, इन स्पोर्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। गोल्फ में बेसिकली गोल्फर एल्बो देखने को ज़्यादा मिलता है जो मिडल साइड में होती है। देयर आर मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरियाँ होती है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसी तरीके से। क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो अपनी तीन टाइप्स की होती है, कॉन्टैक्ट इंजरी, नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी और डायरेक्ट इंजरी। In most cases, treatment involve a team approach, primary doctors, फिजिकल थेरेपिस्ट। जब भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अपन को एक प्राइमरी डॉक्टर्स की जरूरत होती है और फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, जो हम आगे देखेंगे। इन सम केसेस सर्जन वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव केयर। और जब भी हम नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराएंगे, नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरी, तो उसके लिए अपन को एक सर्जन की जरूरत होगी और एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। जो मतलब इसका जो केयर है, टेनिस एल्बो केयर है, वो इजीली हो सके, आसानी से हो सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब लोग एनाटॉमी से इसकी वाकिफ होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो अपना एल्बो जॉइंट है वो अपना बनता है तीन बोन से। जो अपर आर्म बोन होती है उसको कहते हैं अपन ह्यूमरस,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ह्यूमरस है, और ये जो दो साइड में दिख रहे हैं ये अपने हैं एपिकॉन्डाइल। जो बोनी बम शेप के हैं वो होते हैं अपने एपिकॉन्डाइल। जो लेटरल साइड में है वो होता है अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल। ओके। अब नेक जो फोर आर्म्स की जो अपने बोन होती है वो होती है अपनी रेडियस एंड अल्ना, जो अपन देख पा रहे हैं इजीली। और जो ये अपना जो पेन होता है वो इस रीजन पे ज्यादा होता है। ये जो मसल का जो अपना टेंडन होता है, ईसीबी मसल का टेंडन, वो यहाँ पे आके अटैच होता है। और ईसीबी मसल का टेंडन जो होता है नॉर्मली अपना रिस्ट एक्सटेंशन और फिंगर फ्लेक्शन का काम करता है। ओके। अब बोन्स की बात हुई है तो लिगामेंट की अपन बात करते हैं। लिगामेंट का काम क्या होता है? ये अपना जो मसल से मसल को जोड़ने का काम करती है लिगामेंट। जैसा कि अपन जानते हैं दो टाइप के लिगामेंट अपन को नॉर्मली यहाँ दिख रहे हैं, लेटर क्रूसियल लिगामेंट और अल्नर क्रूसियल लिगामेंट। लेटर क्रूसियल लिगामेंट अपन को नी इंजरी में भी देखने को मिलता है, नी में भी पाया जाता है लेटर क्रूसियल लिगामेंट। सेम वही है। अपन बात करते हैं इसके टेंडन्स, मसल और लिगामेंट्स की। ओके। lateral epicondylitis or tennis elbow involve the muscle tendon of your forearm. lateral epicondylitis जैसे कि आप जानते हैं कि फोरआर्म्स की वीकनेस के कारण होता है, ये फोरआर्म मसल्स की वीकनेस के कारण होता है। ठीक है। ईसीआरवी जो मसल है इसका ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ये जो टेंडन होता है वो यहाँ पे अटैच होता है जाके एपिकॉन्डाइल पे, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, एसीबी का, इसलिए यहाँ पे होता है। ऑल प्रोनन प्रोसेस पोस्टेरी विजिबल होता है जब अपन ये करते हैं, ये अपना होता है ऑडिटेनन प्रोसेस। बाकी फोरआर्म मसल्स, अपनी ये फोरआर्म मसल्स होगी जो अपनी इंजरी होगी इस पोजीशन पे दिखेगी। ओके। पेन यहाँ पे होगा तो टेंडरनेस अपना शो होगा इस पोजीशन पे। ओके, इस पोजीशन पे और क्रेनियल प्रोसेस पे सब फील करके देखो। और क्रेनियल प्रोसेस नाउ नेक्स्ट स्लाइड। जो इसमें मेन मसल होती है वो अपनी होती है ईसीआरबी। अब कोजिस एंड सिम्टम्स, जो इसके कोजिस होते हैं ये ओवर यूज होने के कारण होता है। एथलीट्स, जितने एथलीट्स प्लेयर होंगे उसमें ओवर यूज के कारण ये इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं इस तरीके का। अगर ये मूवमेंट अगर अपन करेंगे, ज़्यादातर मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे ओवर यूज होने की चांसेस बढ़ जाती है ईसीआरबी की। और इसके अलावा जो अपना जो मतलब स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेंथनिंग भी अपनी इफेक्टिव रहती है, वो कम हो जाएगी, स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगी। जो ग्रिप स्ट्रेंथ होता है वो अपना कम हो जाएगा, पेन होगा और बर्निंग होगा जो सिम्टम्स है इसके। बाकी अपन एक्टिविटीज में अपन बात करेंगे जो नॉन एथलीट पेशेंट्स होते हैं, लाइक हाउस वाइफ्स हो गई, जो मतलब ऑफिस वर्कर्स हो गए। ऑफिस वर्कर्स का जो मूवमेंट होता है वो अधिकतर जो मतलब बेंच मूवमेंट होता है वो इस तरीके से बैठते हैं, या टीवी बैठेंगे या फिर इस तरीके से बैठेंगे। इस कारण से जो ये जो पोजीशन है इस पर ओवर यूज होने की चांसेस बढ़ जाती है। पेपर वर्कर जो हो गए, वाइट कॉलर जॉब जिनकी होती है उनमें होने के चांसेस से ज़्यादा रहते हैं, नॉन एथलीट्स के अकॉर्डिंग। एज, इसके अंदर जो एज होती है वो होती है 30 to 50 ईयर्स, क्योंकि 21 से 30 ईयर्स के बीच में अपनी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ गेन कर पाती है, वो गेन कर लेती है। वो जितना मतलब अपना जो उसके ऊपर जितना प्रेशर लगता है वो सहन हो जाता है, लेकिन आफ्टर 30 अपने जो मतलब मसल वीकनेस है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण ये होता है। इसके अलावा जो मतलब अपना जो वर्क है उसके अपन एडिक्ट हो जाते हैं, उस कारण से भी होता है ये। अगर अपन ज़्यादा काम करें, लाइक अगर अपन ज़्यादा लिखें वगैरह कुछ करें या फिर ज़्यादा खेलें, उस कारण से भी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। अननोन कॉज यानी कि जो अपना स्यूडो टेनिस एल्बो होता है, और
सीटोलैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस होती है, उसमें भी जो सीटोलैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस होती है वो क्या होती है, उसमें अपन को पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, लेकिन जो अपनी ईसीआरबी है वो वीक नहीं होती है। ओके, इसलिए अपन को उस कैटेगरी के पे जो डिजीज है उसको अपन इंसाइडर्स कहते हैं, इंसाइडर्स। ओके, मतलब जो अपनी फॉल्स टेनिस एल्बो है वो होता है अपना इंसाइडियस, जो प्रॉपर है उसको कहते हैं लेटर एपिकॉन्डाइलाइटिस। ओके, जैसे कि मैंने बताया सिम्टम्स सिम्टम्स ये हैं, वीक ग्रिपिंग और पेन और बर्निंग सेंसेशन, और जो लोकेशन है इस पॉइंट पर अपना पेन ज़्यादा होगा, जैसा कि ये पॉइंट है ना अपना, इस पॉइंट पर अपन को पेन ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर। ओके, आप फील करके देख सकते हैं जो टेंडन है अपना ईसीआरबी का वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, इस पोजीशन पे जब आप हाथ लगाओगे तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे आपको टेंडन फील हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम अधिकतर एविडेंस बेस्ड की अपन बात करेंगे तो फिर उसके लिए आपको इफेक्टिव रहेगा। एक बार ट्राई करके देखना। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को भी ये डिजीज है, जैसे कि अपना सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट सब जानते हैं इनको, इनके टेनिस एल्बो है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपना जो अपना लेटर एपिकॉन्डाइलिटिस से बेल्ट आता है वो इन्होंने लगा रखा है, इस फोटो में आप देख पा रहे होगे। इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसके हाथ में भी है, बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में। ऐसा टेंडरनेस से होगा, जैसे रेडनेस सी दिख रही है ना, ये रेडनेस से अपन को दिखेगी वहाँ पॉइंट पे। बाकी मैंने आगे बता रखा है, आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। पूरे टेनिस प्लेयर है जिम वॉर्निक, उनके हैंड में भी है। कि अधिकतर जो होती है डोमिनेंट हैंड में होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, जो अपना हाथ ज़्यादा मूव करेगा उस हाथ में होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि रेपिटेटिव मोशन के कारण। हाँ, सो अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। मैंने बताया लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस ऐसे दिखती है नॉर्मली, टेंडरनेस से आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, लेटरल एपिकॉन्डाइल टेंडरनेस। इससे अपन सबसे पहले करेंगे मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में अपन पता करेंगे कि उसको रेमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है, एल्बो नर्व इंटैपमेंट तो नहीं है, यानी एम्बोटाइड अर्थराइटिस एक तरह का इन्फ्लामेशन है, जो अपना बोनी इन्फ्लामेशन है जो अपना बोन्स में पाया जाता है, उसके कारण भी अपन को पेन हो सकता है, टेंडरनेस शो हो सकता है, स्वेलिंग शो हो सकती है। ठीक है, पहले अपन ये प्रॉपर उसका असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट लेंगे, या फिर उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है इंजरी की वो पता करेंगे। इसमें मेनली अपन को डायग्नोसिस में प्रॉपर असेसमेंट लेना जरूरी है, कि मतलब कब से अपन को डिजीज हो रखी है और किस तरीके से हुई है डिजीज, उससे अपन को आगे बेनिफिट मिलेगा, जिसमें अपन को देखेंगे। अपन बात करते हैं एल्बो नर्व इंटैपमेंट। एल्बो नर्व इंटैपमेंट में क्या होता है, अपना जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना, उसकी जो नर्व्स होती है वो इंटैक्ट हो सकती है अदर केसेस से। जैसे अपन बात करें टॉस की, टॉस इंजरी कॉमन है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसमें नर्व इंटैपमेंट होता है, जिसमें अपना कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के कारण जो अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो कंप्रेस हो सकता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर कंप्रेस हुआ तो अपना जो पूरा जो मतलब हैंड में जो ब्रेकियल प्लेक्सिस अप्लाई कर रहा है वो नर्व भी इंटैक्ट हो सकती है, इसलिए अपन पूरा डायग्नोस करेंगे। ओके, मेनली अगर अपन बेसिकली बात करें गुड प्रोग्नोसिस के ट्रीटमेंट की, अपन इसमें आज बात करेंगे। जो गुड प्रोग्नोसिस अपना कहलाता है, मतलब जो मतलब प्रॉपर मतलब 10 साल के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी जो कंडीशन होती है वो होती है, उनको जो पेन होगा वो 3 मंथ से कम होना चाहिए, जिससे अपन प्रॉपर रिजल्ट दे पाए जितना अपन ने टाइम बताया उस टाइम में। तो उसके लिए अपना जो पेन ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से कम होना चाहिए। उसके अलावा नो कंसेप्टमेंट नेक और अदर आर्म पेन। उसके अलावा उसके नेक और आर्म पेन में भी इंजरी मतलब पेन वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में पूरा ये जो एरिया होता है इस एरिया में अपने पेन होता है। और बाकी जो मतलब बॉक्सर्स होते हैं उनके इस पोजीशन में अपन को
स्कार देखने को मिल जाएंगे नॉर्मल से, वो अपने टॉस को दर्शाते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट रेटेड टेनिस एल्बो एवोल्यूशन, ये एक PRTE स्केल होती है जब में अपन नॉर्मल टेस्ट करते हैं टेनिस एल्बो के लिए। उसकी जो मतलब रेटिंग है वो अपनी 54 से कम होनी चाहिए। ये प्रॉपर मतलब अपना टेस्ट होता है एक तरीके से, जिस तरीके से अपने बाकी जो टेस्ट होते हैं अपन बाकी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से इस टेस्ट को भी अपन करते हैं, जिसमें अपन ना पूरा एफिशिएंसी उसकी नापते हैं, एफिशिएंसी कितनी आ रही है टेनिस एल्बो की, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपन बात करते हैं कोजन टेस्ट और मिल टेस्ट की। जब हम इस पोजीशन में पेशेंट को बिठा के उसके पहले तो अपन को ग्रिप बनाएंगे अपन उसके ऑरिक्रेनल प्रोसेस पे पकड़ेंगे अपन नॉर्मली, और उसका जो हैंड है उसका अपन एंटी क्लॉकवाइज अपन मतलब क्लॉकवाइज अपन घुमाएंगे इस तरीके से। तो इस प्रोसेस में अगर पेन हुआ उसके, ये पहली बात तो ये है कि मतलब इसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको करना जरूरी है, और उसके अलावा अपन को प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी जरूरी है अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं तो, क्योंकि अपन सिंपली एक बंदा इसको नहीं कर पाएगा सब। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरीके से अपन मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट में अगर कहीं भी अगर उसका पेन होगा ना, और अगर कहीं भी अपन को सीवियर पेन अगर दिखाई दिया, अगर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि अपना जो लेटरल, सॉरी सम नेटवर्क इशू, तो उसकी होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसको अपन कहते हैं कोजन टेस्ट। अब अपन बात करेंगे मिल टेस्ट की। मिल टेस्ट के अंदर भी सेम यही पोजीशन रहेगी, लेकिन इसमें अपन एंटी क्लॉकवाइज अपन उसका मूवमेंट करेंगे, इस तरीके से अपन मूवमेंट कराएंगे उसका। फोटो में शायद तक आप प्रॉपर देख पाओगे, इस तरीके से अपन मूवमेंट कराते हैं। ये जो अपन को मूवमेंट दे रखा है, इस तरीके से हम मूवमेंट कराएंगे। इसमें भी अगर पेन हुआ इस कंडीशन में, तो यानी कि अपना मिल टेस्ट पॉजिटिव है, उसको टेनिस एल्बो होने की चांसेस बढ़ जाएगी। अपन बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए अपन को सबसे पहले रीजनल इंडिपेंडेंस टर्म आप लोगों ने सुनी होगी या फिर नहीं सुनी हो, तब सुन लो। रीजनल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होता है। रीजनल इंडिपेंडेंस अपन को दर्शाता है कि मतलब एक अगर सिम्टम्स है तो उसके बहुत सारे अलग वे भी हो सकते हैं, जैसा कि टेनिस एल्बो नॉर्मल अपने इस कंडीशन से होता है, लेकिन डिफरेंस डायग्नोसिस के मतलब रीजनल इंडिपेंडेंस के कारण अपन ये पता कर सकते हैं कि मतलब अगर अपने रिब डिफॉर्मिटी है, 4/5 रिब डिफॉर्मिटी है, तो उस कारण भी अपन को टेनिस एल्बो होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए अपन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इमेजिंग स्टडीज करेंगे आगे, क्योंकि एक टेस्ट से अपन ये नहीं बता सकते कि मतलब अपना जो मतलब डिजीज है वो है या नहीं है, क्योंकि हम एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे तो अपन बच्चे को जज करेंगे नहीं ना। इसलिए अपन प्रॉपर जो मतलब टेस्ट एविडेंस बेस्ड टेस्ट है उन सबको कराएंगे, उसके बाद अपन अपना निर्णय लेंगे और अपना डिसीजन लेंगे। पोस्टियोलैटरल रोटेटरी ड्रावर टेस्ट, इसमें नॉर्मली अपन क्या करेंगे, पेशेंट से अपन नॉर्मल टेस्ट कराएंगे, इस तरह के टेस्ट कराएंगे। इसमें उसको कहेंगे आइसोसेंट्रिक और आइसोसेंट्रिक और इसोसेंट्रिक मूवमेंट करें, ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट कराना है उसको, ठीक है। अगर बेसिकली अगर इस एरिया में पेन है तो ये है नर्व इंट्रैक्शन के कारण। ओके, इस टेस्ट से अपन ये पता कर पाएंगे। अगर इस पोजीशन में अगर पेन है, इन दोनों पोजीशन में अगर पेन है, तो ये है अपना टेंडन मतलब टेनिस एल्बो के कारण। इसमें अपन ये वाला मूवमेंट अपन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में।
क्योंकि हमने पढ़ा था कि मतलब जो ईसीबी मसल्स होती है वो अपना एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन और फिंगर एक्सटेंशन का काम करती है। उसके अलावा अपन ये वाला टेस्ट कराएंगे। फिर ये टेस्ट अगर प्रॉपर नहीं हो पाए तो अपन सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपन देख सकते हैं इसमें अपनी फुली एक्सटेंड नहीं हो पा रही फिंगर्स, इसलिए उसने सपोर्ट किया है जिसके कारण ये फुली एक्सटेंड हो पा रही है फिंगर यहाँ पे नॉर्मल। ये अपना कहलाता है पोस्टीरियर लैटरल रोटेटरी डॉवर टेस्ट, डॉवर टेस्ट में आता है ये हम कई एथलीट्स के साथ करवाते हैं ये टेस्ट, जिनको मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टेबल टॉप डिलोकेशन टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को नॉर्मल स्क्वाट पोजीशन में बिठाते हैं, स्क्वाट पोजीशन में बिठाएंगे, उसको कहेंगे कि पीछे की साइड में अपने ये जो मूवमेंट है इसको मतलब प्रेस करें। अगर इस एरिया में इस टेस्ट से अगर इस एरिया में अगर पेन हुआ ना, फिर अपना बताएगा जो अपना रिब डिफॉर्मिटी है उसको दर्शाता है, इस कारण से यानी कि टेनिस एल्बो होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल अगर यहाँ पर है तो ईसीबी के कंपैरिजन के कारण हो रहा है, क्योंकि ईसीबी अपनी वीक है इस कारण से। ओके, और अगर यहाँ पर है तो ये होता है नर्व इंटरप्शन के कारण। नॉर्मल डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं इमेजिंग स्टडीज एंड अदर डायग्नोसिस। जैसे कि नॉर्मल बोनी डिजीज है, बोनी डिजीज में अपन एक्सरे कराते हैं जिससे अपन पता कर पाए बोन की लोकेशन। उसके अलावा कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ये स्वेलिंग तब भी होती है जब फ्रैक्चर होता है, इसलिए। उसके अलावा अपन एमआरआई कराएंगे, एमआरआई से अपन को क्लियर हो जाएगा कि मतलब टेंडरनेस कहाँ पर है, टेंडरनेस पॉजिटिव है या नहीं है। उसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडी कराते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी से अपन ये पता कर पाते हैं कि मतलब नर्व कंप्रेस तो नहीं हो पा रही है। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है, क्योंकि मैंने बताया नर्व इंटरप्शन होने की चांसेस रहती है ना। अगर टेनिस एल्बो है तो नर्व इंटरप्शन नहीं होगी, अगर नर्व इंटरप्शन हुई तो वो दूसरा केस हो सकता है। ओके, इससे अपन इसके प्रॉपर वे में जानने के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी करवाते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी अपन कराते हैं रिब डिफॉर्मिटी के कारण। रिब डिफॉर्मिटी तो नहीं, उसका अपन ये पता कर पाएंगे। रिब डिफॉर्मिटी में नॉर्मल जो अपना चेस्ट होता है कंप्रेस हो जाता है, जब अपन को ईएमजी में अपन को पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट अपन कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे आरए के लिए, क्योंकि आरए अपन को पता चल पाएगा ब्लड टेस्ट के जरिए। ओके, अब अपन बात करते हैं ग्रेडिंग की। जब मैंने स्टार्टिंग बात कही थी पीआरटी वाली, वो इस ग्रेडिंग के बेस पर अपन ने बात करी थी। अगर ग्रेड 0 है तो इमोबाइल होगा, यानी कोई मूवमेंट नहीं होगा उसका। और ग्रेड 1 है तो असिस्टेड मोबिलिटी विद डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के कारण उसका मूवमेंट होगा लेकिन डिफिकल्टीज होगी, उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ग्रेड 2 के अंदर होता है मोबिलिटी विद डिफिकल्टी यूजिंग एड्स, उसमें बस उसको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद कर पाएगा, लेकिन जब अपने पास इक्विपमेंट पर है, इक्विपमेंट यूज करने के बाद इक्विपमेंट के साथ करेगा वो। इंडिपेंडेंट मोबिलिटी यूजिंग एड्स, इसमें अगर ग्रेड 2 में अपन जैसे बात अपन ने करी कि मतलब वो इक्विपमेंट के साथ ही यूज में लेगा। ओके, लेकिन उसमें भी अपन को प्रॉपर जो अपना जो मूवमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। ओके, उसको डिफिकल्टी होगी फिर भी मूवमेंट करने में, लेकिन इंडिपेंडेंट मोबिलिटी में ऐसा नहीं होगा, ग्रेड 3 में ऐसा नहीं होगा। तो ईजिली मतलब मूव कर पाएगा लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें डिफिकल्टीज तो हो रही है, इसमें जो डिफिकल्टीज होगी वो डिफिकल्टीज नहीं होगी, यानी कि सिंपल है। पहले तो अपना मूवमेंट नहीं होगा ग्रेड 0 में, सेकंड में मूवमेंट असिस्टेंट करवाएगा, वो मतलब खुद से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। थर्ड में वो खुद से करेगा लेकिन जो इक्विपमेंट अपने पास पर है उसकी उसको यूज करके। ओके, लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोबिलिटी में प्रॉपर कर पाएगा एड्स के जरिए। ठीक है ना, जो अपना एरियल एक्टिविटीज होती है ना उस टाइप का मूवमेंट कर पाएगा, यानी प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। स्टैंडिंग तो रहेगी लेकिन जो प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है वो नहीं कर पाएगा।
ग्रेड फोर्थ, गुड फंक्शनल स्टेटस विथ मिनिमल सीक्वेंस। इसमें जो प्रॉपर मूवमेंट होगा वो कर पाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए। जो अगर करेगा भी तो मतलब कुछ टाइम तक, यानी दो तीन दो तीन बार उसने मूवमेंट कर दिया, इस टाइप से। अब बात करें ग्रेड फिफ्थ की। ग्रेड फिफ्थ में क्या होगा, रेगुलर फंक्शनल स्टेटस। इसमें वो नॉर्मल रेपिटेटिव मूवमेंट कर पाएगा इजीली। ओके। ग्रेड सिक्स में क्या होगा, वो मूवमेंट तो करेगा लेकिन उसको थोड़ा हल्का सा पेन होगा। पेन तो बाकी सब में भी होगा, इसमें प्रॉपर मूवमेंट कर पाएगा लेकिन हल्का सा पेन होगा, जो अपन मेडिकल ट्रीटमेंट की इसको जरूरत पड़ी, मेडिकल ट्रीटमेंट एनसेट से अपन ठीक कर पाएंगे। ओके, इसमें प्रॉपर मूवमेंट होगा अपना। ग्रेड सेवन में क्या होगा, ट्रीटमेंट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूड इन अनदर सीवीआर। यानी इसके अंदर पर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के जरिए अपन करा पाएंगे इसको, रिहेबिलिटेशन के जरिए हो पाएगा उससे। तो अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं। ट्रीटमेंट पहला होता है कंजर्वेटिव और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में अपन नॉर्मल एक्सरसाइज से अपन पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सरसाइज से अगर फर्क नहीं पड़ा तो अपन एनसैड यूज में लेंगे। और अगर एक्यूट इंजरी है तो उसमें अपन सबसे पहले लोकल आइस फर्मेंटेशन अपन यूज में लेंगे। उसके अलावा अगर उसको स्पोर्ट्स में बने रहना है, क्योंकि अधिकतर प्लेयर के साथ ऐसा होता है ऑन ग्राउंड इंजरी हो जाती है और जो एम्पायर होते हैं वो उनको बाहर नहीं आने देते, तो इसलिए उनके लिए होता है टेनिस एल्बो बेल्ट। वो टेनिस एल्बो बेल्ट एक तरीके से सपोर्टर के रूप में काम करता है। टेनिस एल्बो बेल्ट लगा के वो खेल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। वो डिपेंड करता है कि मतलब कितनी हैवी इंजरी है उन्हें, या फिर कितनी मसल टीयर्स हुई है उनकी, उस पर डिपेंड करेगा अपन को। अगर नॉर्मल है तो अपन टेनिस एल्बो बेल्ट अपन यूज में ले सकते हैं, जैसा कि सचिन तेंदुलकर ने यूज में ले रखा है नॉर्मल। और ये अब बाकी रही टेपिंग, ऑर्थोटिक्स, ड्राई नीडलिंग, एनसेट, अल्ट्रासाउंड लेजर। ये अपन करेंगे लेकिन क्रॉनिक पेन में, एक्यूट पेन में अपन नहीं करेंगे। एनसेट अपन एक्यूट पेन में कर ले सकते हैं, जिससे मतलब टेम्परेरी रिलीफ उनको मिल जाएगा प्लेयर्स को। बाकी इनके अलावा जो है, यानी कि अपन एक्यूट में इसके कौन कौन से ले सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एंडसेट्स नॉर्मल दे सकते हैं, लोकल आइस फर्मेंटेशन अपन करवा सकते हैं, और अगर उसको खेलना है तो टेनिस एल्बो बेल्ट पे अपन लगवा सकते हैं। याद अपना एक्यूट में। ओके। और जो ये टेपिंग है, ड्राई नीडलिंग है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर है, याद अपना क्रोनिक पेन में। ओके, नॉर्मल का ध्यान रखो। अब नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आती है सर्जरी। सर्जरी की अपनी नॉर्मली 20 मिनट्स लेती है। 20 मिनट का काम होता है सर्जरी का, जिसमें 3 से 4 सेंटीमीटर पर इंसिजन करते हैं, जैसा कि आपको फोटो में शो हो रहा है क्लियर। और उसको मतलब सेम डे ही अपन डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये बाकी का जो काम है सर्जन का काम है, तो सर्जन ऑटोमेटिकली कर देगा। सर्जन के बाद अपना नॉर्मल काम चालू हो जाता है रिहैब करने का। रिहैब मीन्स उसको मतलब जो मतलब एजुकेट कराने का, प्रॉपर एजुकेशन देने का, उसकी जो मसल्स का वर्क है उसको प्रॉपर मूवमेंट कराने का। ओके, वो अपन 3 मंथ्स में करवा लेते हैं नॉर्मली, अगर प्रोलॉन्ग डायग्नोसिस है तो। ओके। अब ये एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल पाथवे दे रखा है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का, लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। नॉर्मल सी बात है, बताया था गुड प्रोग्नोसिस और पुअर प्रोग्नोसिस होती है। जब अपनी पीआरटी स्केल अपनी 54 से कम है तो उसको अपन गुड प्रोग्नोसिस में देखेंगे, और पीआरटी 54 से ज़्यादा है तो अपन इसको मल्टीपल एडवर्स प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स में देखेंगे, ठीक है ना। यानी इस जो ये पुअर प्रोग्नोसिस है ना, इसमें अपन को टेनिस एल्बो के साथ साथ दूसरे मतलब दूसरे मेडिकेशन हैं या बोले तो दूसरे डिजीज हैं, वो होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। लाइक नर्व इंफेक्शन हो सकता है, और उसके अलावा दूसरे बॉनी डिसऑर्डर हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। ये आता है ना पुअर प्रोग्नोसिस में। ओके।
अगर ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है उसमें, और यानी सिर्फ अगर एल्बो पेन ही है, तो वो आएगा अपना विद प्रोग्नोसिस, जिसके लिए अपन को जो ट्रीटमेंट देना वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले अपन टेंटिनोपैथी के बारे में उनको बताएंगे। वो हम तब कर सकते हैं जब हमको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। इसलिए सबसे पहले अपन को स्पेशलिस्ट, बोले तो प्रॉपर स्पेशलिस्ट वे में अपन को ट्रीट करना चाहिए उसको, पेशेंट को। लोड मैनेजमेंट के बारे में अपन को उसको बताना है। उसको बताना है अगर आपकी डिजीज है तो मतलब कम वेट उठावें, हैवी वेट ना उठावें। हैवी वेट उठाएंगे तो मसल्स टेयर होने की चांसेस बढ़ सकती है। इस तरीके से उसको गाइड करना है। टूल्स एंड वर्क स्टेशन, अगर उसके एल्बम में अगर स्ट्रेंथनिंग जरा से भी नहीं है तो उसका मतलब अपन टूल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसका मतलब एड्स जो मैंने जितने भी अपने मतलब वो हैं किट है, टूल किट है, वो अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसका अगर काम अगर टाइपिंग वगैरह है या फिर अगर प्लेयर है तो उसको कहेंगे थोड़ा रेस्ट करो। कि जो मतलब प्रॉपर जो रिहैब प्रोटोकॉल होता है उसमें सिर्फ ये रहता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब सबसे पहले तो अपन उसको रेस्ट कराएंगे, सेकंड उसका एवुलेशन कराएंगे, ठीक है ना। थर्ड आएगा अपना राइट राइट प्रोटोकॉल जो अपना चलता है। ये ये अपना रिहैब प्रोटोकॉल होता है राइस का। इसमें सबसे पहले अपन कराते हैं रेस्ट, ठीक है ना। रेस्ट, सेकंड में आता है अपना आइसिंग वगैरह अपन जो कराते हैं। थर्ड में आता है अपना कंप्रेशन, जब अपन कंप्रेशन उसको देंगे। और थर्ड फोर्थ में आएगा अपना एविलेशन, जब अपन एविलेशन अपन को जो अपन को मूवमेंट करना है वो अपन करा सकते हैं, ठीक है ना। ये आता है। ओके, अगर इससे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए उसको कहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि अगर उस हाथ का अगर डोमिनेंट हैंड में ये अधिकतर होने की चांसेस रहती है, अगर डोमिनेंट हैंड में है तो उस हाथ का प्रयोग कम से कम करें, ठीक है ना, रिलैक्स प्रोटोकॉल के जरिए। कॉन्सर रिगार्डिंग इंजेक्शन, इससे अगर ठीक नहीं होता तो उसको अपन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, नॉर्मल एंटीसेप्टिक इंजेक्शन। 6 से 12 वीक में अगर इससे ठीक नहीं हो पा रहा है तो अपन उसको एक्सरसाइज कराएंगे। रिहैब प्रोटोकॉल जो अपना है वो चलेगा। 8 वीक के अंदर अपन एक्सरसाइज उसको चालू करा सकते हैं। आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, आइसेंट्रिक, ये नहीं, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज अपन करेंगे। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल हैंड का जो मूवमेंट है वो अपन प्रॉपर कराएंगे उसको। और जो स्टैंडिंग है, लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग है वो अपन करा सकते हैं उसको। प्रॉपर चाल से आगे बताऊंगा। उसके अलावा पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट में क्या है, मूवमेंट फिट मसल्स, ठीक है ना। अपन मूवमेंट कराएंगे मसल्स का, ठीक है ना। एक मिनट। मोबिलाइजेशन विथ मसल्स, मोबिलाइजेशन अपन कराएंगे उसका, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। ओके, अगर इससे भी अगर ठीक नहीं होता तो 6 से 8 वीक के अंदर अपन उसको, 6 से 8 वीक के अंदर उसको ज़्यादा पेन है और डिसेबिलिटी वो अगर महसूस कर रहा है तो अपन उसमें एडेसिव ट्रीटमेंट अपन यूज में ले सकते हैं, जैसा कि लेजर हो गया, एल्बो हो, मैनुअल थेरेपी होगी, स्पाइनल थेरेपी होगी, टेपिंग होगी, और यूएस और एचडब्ल्यूटी है, ये अपन ट्रीटमेंट में अपन दे सकते हैं। क्योंकि 6 to 8 वीक के अंदर अपना क्रोनिक फेज चालू हो जाता है। नॉर्मल जो अपना एक्यूट फेज रहता है वो 21 डेज तक रहता है, उसके बाद अपना क्रोनिक फेज चालू हो जाता है। तो क्रोनिक फेज में अपन ये सारी चीज़ें उसका दे सकते हैं। अगर उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो अपन क्रोनिक मैनेजमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा पेन एजुकेशन उसको दे सकते हैं। उसके अलावा रेफरल मेडिकेशंस, उसको लाइक एनसेड दे सकते हैं, नॉर्मल डिफरेंशियल डायग्नोसिस उससे करा सकते हैं, इमेजिंग पैथोलॉजी टेस्ट, जिससे मतलब जो नॉर्मल जो
अनदर डिसऑर्डर लाइक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस तो नहीं है उसको, उसका पता चल जाएगा, आरए का पता चल जाएगा, और उसके अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उसका इमेजिंग से पता चल जाएगा। इसलिए अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट का। सेम है, अगर पुअर प्रोग्नोसिस होगा तो उसमें भी अपन ये सभी कराएंगे, बस उसमें जो अपना पेन एजुकेशन मैनेज मतलब मेडिकेशन मैनेजमेंट वो अपन पहले दे देंगे, इमेजिंग अपन पहले करवा देंगे उसको, ठीक है ना। अगर एक्यूट पेन है तो इमेजिंग की अपन को जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अपन को जरूरत नहीं है, ऑन फील्ड पेन वगैरह है तो, ठीक है ना, लेटर एपिपेंडाइलेजिया। अपन बात करेंगे रिहैब प्रोटोकॉल। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन अपन जनरली आफ्टर सर्जरी की करवाते हैं, जिससे मतलब वो प्रॉपर जो एरियल एक्टिविटी है वो कर सके, उसकी जो मतलब हैंड और एल्बो में जो स्टैंडिंग है वो वापस आ सके, आर्म की स्टैंडिंग वापस आ सके, उसके लिए अपन इसका रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल करवाते हैं, जिसमें स्टेज फर्स्ट में अपन क्या कराते हैं, रिस्ट फ्लेक्शन, जो नॉर्मल जो मूवमेंट होता है इस तरीके का वो अपन मूवमेंट कराएंगे, ये वाला मूवमेंट। ओके, इस पोजिशन से करके ये वाला मूवमेंट अपन कराएंगे। ओके, रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन अपन ये वाला मूवमेंट करवा सकते हैं, उसको कोई भी इक्विपमेंट पकड़ा के, लाइक इसमें डंबल पकड़ा रखे हैं उसको, नॉर्मल जो मतलब लो वेट वाला है उससे अपन कराएंगे, क्योंकि अगर जब अपन स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी होती है तो उसमें क्या रहता है, लो वेट अपन यूज में लेते हैं और जो अपना रेपिटेटिव मूवमेंट होता है वो ज़्यादा करवाते हैं, जिससे मतलब स्टैंडिंग पे आएगी और एंडोरेंस भी बढ़ेगा उसका। ओके, और अगर स्टार्टिंग के टाइम पे अगर अपन करा रहे हैं तो ध्यान रखना कम टाइम हो गए, क्योंकि मतलब डी एजुकेट कराना है तो अपन को स्टार्टिंग से एकदम बिगनिंग से करवाना पड़ेगा। उसके अलावा अपन फोर आर्म रोटेशन भी करा सकते हैं, फोर आर्म रोटेशन के लिए अपन नॉर्मल हैमर दे देते हैं, हैमर से जो मूवमेंट होता है वो अपन याला मूवमेंट करा सकते हैं, हैमर से याला मूवमेंट। उसके अलावा याला मूवमेंट अपन करा सकते हैं फिंगर एक्सटेंशन, कि नॉर्मल जो ईसीबी होती है वो अपना इफेक्ट करती है अपने रिस्ट एक्सटेंशन और फिंगर एक्सटेंशन पे। तो रिस्ट एक्सटेंशन की एक्सरसाइज तो अपन ने यहाँ पे करवाई थी, अब बात करेंगे अपन फिंगर एक्सटेंशन की। उसके लिए अपन एक मतलब रबर होता है, रबर बैंड को ओपन बंद करवा सकते हैं, या अपन वाली बॉल यूज में ले सकते हैं, स्माइली बॉल, इससे मूवमेंट करा सकते हैं, याला पूरा प्रॉपर मूवमेंट। ओके, हैंड स्केच नॉर्मल, इसका हैंड स्केच कहेंगे अगर स्माइली बॉल से अगर अपन करेंगे तो, ये नॉर्मल इसका रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है। और ये मेरे रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है, पूरा एविडेंस बेस्ड है। और उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर अपन को पीटी मैनेजमेंट इसका पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और एंड में थैंक यू एंड गुड बाय।